हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें एसएससी जीडी की जो आरडब्ल्यूए की बुक्स हैं, मतलब रीजनिंग, जीएस और मैथ्स की, उनके जो पीवाईक्यू हैं वो सारे करवाऊँगा। प्लस मैथ्स और रीजनिंग की थ्योरी जो भी दी गई है वो सारी करवाऊँगा आपसे। तो उसी को आगे लेके चलते हुए आज मैं हिस्ट्री का आपको 100 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। और हिस्ट्री में टोटल 329 क्वेश्चन है जो हम लोग लगभग 3 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। और उसी के अनुसार फिर धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसके सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में एएसआई मीन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। इसका राइट आंसर है हुंसगी। पुरापाषाण कालीन स्थल हुंसगी कर्नाटक में स्थित है। चिरान, बुरझोम और मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल हैं। मेहरगढ़ में ही सबसे पहले हमें खेती का मतलब चिन्ह मिलते हैं। सबसे पहले खेती गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। प्राचीन काल में कम्बकार शब्द का संबंध किससे था। कम्बकार शब्द का संबंध जो होता था वो भूमिहीन जो खेतिहर होते थे, जिनके पास कोई भी भूमि नहीं होती थी, उनसे होता था। ठीक है। कम्बकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहर से था। ठीक है। ऐसे लोग जो जिनके पास खेती नहीं थे उनको भूमिहीन खेतिहर मजदूर कहा जाता था, जिसे तमिल में कम्बकार कहा जाता है। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में से औजारों एवं हथियारों का मुख्य रूप से डैश की इस जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। आप लोग पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, मैं तो बताऊंगा ही इसमें आपको कैसे क्या करना है, लेकिन आप क्या उत्तर है सारी चीज़ें तो आप लोग लेकिन पहले ट्राई करना। क्या आपको ये आता है। तो इसका सही उत्तर है कांसा। कांस कांस युग में पतन के लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में से औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। तो जो मतलब हमारा जो कांस्य युग था उसके बाद लौह युग आया था, मतलब आयरन आ गए थे। आयरनों ने ही मतलब डिस्कवरी की थी आयरन आयरन की आर्य आ गए थे, सॉरी, उन्होंने डिस्कवरी की थी आयरन के। उससे पहले हमारा कांस्य युग था। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस काल खंड में आता है। आप लोग उत्तर जरूर करिएगा। तो इसका सही उत्तर है बी, 1500 ईस्वी पूर्व और से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक। भारत में लौह युग की अवधि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व है। प्रारंभिक लौह युग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और मध्य लौह युग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, और उत्तर लौह युग 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। कांस टिन और तांबे को मिश्रित धातु जो बनती है वो उसे कांस कहते हैं। सिंधु घाटी लोग इसका प्रयोग करते थे अपनी कोई भी औजार बनाने के लिए, कोई भी अपने तौल वाले सामान बनाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए अपना कांस का उपयोग होता था। और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और हड़प्पा सबसे बड़ा केंद्र था इसका। निम्नलिखित 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है।
आप लोग उत्तर जरूर करिएगा। तो इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। भारत में लौह युग की अवधि लगभग 1000, मध्य लौह युग की अवधि लगभग बताया था ऊपर आपको 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। कौशाम्बी जो प्रयागराज के समीप है एवं उज्जैन जैसे स्थलों की खुदाई के से सड़कों जल निकासी प्रणालियों तथा सार्वजनिक भवनों के साथ आरंभिक शहरी नियोजन का पता चलता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन पर उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों का पहचान बन गए? इसका सही उत्तर है चित्रित दूषण बर्तन। मूल रूप से चित्रित दूषित मृतभांड प्रारंभिक लौह युग के प्राचीन बस्तियों का प्रतीक है। चित्रित दूषित मृतभांड से संबंधित लौह युग के दौरान सबसे प्रारंभिक प्रमाण पूर्वी पाकिस्तान घग्गर हाकरा नदी एवं उत्तरी राजस्थान में गंगा यमुना विभाजन तक प्राप्त होते हैं। तो मतलब जो भी बर्तन बनते थे प्रारंभिक लौह युग में वो चित्रित धूसर कलर के रहते थे, इस तरफ से बनते हैं। माइक्रोलिथ का उपयोग शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ होते हैं छोटे पत्थर। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। ये तो इंग्लिश का ही शब्द है तो दोनों का अर्थ समझ में आता है। लिथ का मतलब स्टोन। इसका सही उत्तर है छोटे पत्थर के औजार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये वो पत्थर होते थे जो नुकीले रहते थे और मतलब किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। पहले बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाते थे। अभी धीरे धीरे इनका साइज जब ये लोग बाद में जब हुए हैं तो ये माइक्रोलिथ में आ गए, जो जिनका आकार नुकीले किसी चीज़ को काटने के लिए उपयोग करते थे, शिकार करने के लिए करते थे। 10वां क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक कालों में से वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जो प्रागैतिहासिक कालों में से किसने वर्गीकरण किसने किया था 3 कालों में? तो इसका सही उत्तर है हमारा सी, क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन। 1820 के दशक में क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन ने पुरातत्व संग्रह का प्रमुख नियुक्त किया था, जो बाद में कोपनहेगन का प्रदर्शनी एवं पुरातत्व व्यवस्थित एवं वर्गीकृत समय इन्होंने 3 काल प्रणाली के अनुसार कालानुक्रम रूप से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो 12,000 से जो 10,000 ईसा पूर्व का समय है उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो सही क्रम है उसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल 3 कालों में बांटा गया है। फिर फर्दर इसका भी डिवीजन किया गया है जो कि हम आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो इसका सही उत्तर है पुरापाषाण काल। भारत में शुतुरमुर्ग पुरापाषाण काल के दौरान पाए जाते थे। महाराष्ट्र में पाटनपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उत्कीर्ण के साथ प्राप्त हुए थे। मोहनजोदारो नाम का अर्थ है भाषा में मतलब किस भाषा में मुर्दों का टीला इसका नाम? तो इसका सही उत्तर है सिंधी। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का अर्थ मृतकों का टीला है। सैंधव स्थल मोहनजोदारो की खोज 1922 में राखालदास मनहनी जी ने की थी और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सॉरी हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से और बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही उत्तर है खरोष्टी। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी।
ठीक है। और इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जैसे कि मैंने बताया था 1885 में जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के स्तंभ थे उन उसमें जो लिखी हुई ये खरोष्टी लिपि में जो भी लिखा था उसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको मतलब सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानते थे। बहुत ही सारी वेल प्रिपेयर्ड चीज़ें थी। हड़प्पा एवं या सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगरीय एवं नगर नियोजन के लिए जाना जाती थी। ठीक है, 16 क्वेश्चन। किस स्थान में हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है उसमें रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। 17वां क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में से रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है पुरुषनी। ये प्राचीन काल की नदियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे अस्किनी को क्या कहते हैं, चेनाब कहते हैं, बिपाशा को क्या कहते हैं, ब्यास कहते हैं, प्रतिस्ता को क्या कहते हैं, झेलम, सदा नीरा को गंडक, गोमती को गोमल। ठीक है। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? सतलज नदी। सतलज नदी का नाम ऋग्वेद में शतुद्री है। इसका सही उत्तर ए है। और प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ ये नाम लिखे हुए हैं, विशिष्टा, झेलम, अस्किनी, चेनाब, पुरुषनी, रावी, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, गोमती, गोमल। उपनिषदों का केंद्रीय विषय माना जाता है। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ओके, इसका केंद्रीय विषय था दर्शन और ज्ञान। उपनिषदों के आधार पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्मा बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो अथर्ववेद में यही तंत्र मंत्र सारी चीज़ें दी हुई हैं, बीमारी से कैसे बचते हैं, कैसे छुटकारा पाते हैं प्रेत आत्माओं से। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका गोपथ। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म और समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना एवं तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। ओके, 21 क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है महाप्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो ये गौतम बुद्ध थे इनकी मासी थी और यही इनकी पहली जो भिक्षुणी बनी थी यही बनी थी। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनके मृत्यु के साथ मतलब जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जो कि पहली भिक्षुणी बनी। बुद्ध चरित सौदरानंद सरिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित सौदरानंद सरिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? इसका सही उत्तर है अश्वघोष। ठीक है, ये कुछ लिखे हुए प्रमुख के अंदर इनके रचनाकार लिखे हैं, जैसे मिलिंद पन्नू का है नागसेन, माध्यमिक सूत्र का है नागार्जुन, अभिधर्मकोश का है वसुबंधु, विशुद्धि मंग का है बुद्ध घोष। ओके, 23 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। महाबोधि मंदिर परिषद के जीवन में सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर परिसर का किसके जीवन में सीधा संबंध रखता है? तो बोधि से पता चलता है हमें भगवान बुद्ध। महाबोधि मंदिर बोध गया विहार में स्थित है। इस मंदिर को 2002 में यूनेस्को में धरोहर जो साइट है उनमें शामिल किया गया था। 24 क्वेश्चन। किस शासक के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर अपने प्राण जैन धर्म के अनुसार त्यागे थे? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक
मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु के से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म का इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा जाता है। संलेखना मतलब क्या होता है कि जो भी जैन धर्म के लोग हैं, मतलब वो लास्ट में जब उनको बूढ़ी अवस्था में आ जाते हैं तो वो उपवास करते हैं और बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग देते हैं, उसी को संलेखना या संथारा कहा जाता है। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। 26 क्वेश्चन, अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के अभिलेखों में से 3 भागों में बांटा गया है, गुहालेख, स्तंभलेख, शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख के दक्षिण भारत में राज्यों संयुक्त सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चेर, चोल और पांड्या का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इन शिलालेख में से मनुष्य एवं पशुओं को चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कठियावाद में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? इसका सही उत्तर है रुद्रदमन फर्स्ट, प्रथम। रुद्रदमन फर्स्ट ने कठियावाद में सुदर्शन झील में जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार। शकों को सर्वाधिक प्रसिद्धि राजा रुद्रदमन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें। सुदर्शन झील में का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदमन प्रथम के गुजरात में के कठियावाड़ में स्थित इस झील में जीर्णोद्धार करवाया था। 28 क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? इसका उत्तर है ए गुप्त। गुप्तकन वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। 29 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो इसका विक्रमशिला की स्थापना विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। प्राचीन हड़प्पा शहर की किस नदी में वर्तमान में सूखे मार्ग का तट पर बसाया गया है? प्राचीन हड़प्पा शहर की किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो इसका सही उत्तर है रावी। ये अन्य प्रमुख सैंधव स्थल इसके समीप स्थित नदियाँ मोहनजोदारो सिंधु नदी किनारे है, आलमगीर, हिंडन, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, चंदूधरो, सिंधु, रोपड़, सतलज, सुतका-गंडोर दास्क नदी के किनारे हैं। 31वां क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक समय की लंबी अवधि को प्रारंभिक मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। इस समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितने % कवर करती है? तो ये 99% कवर करती है भाइयों, 99% कवर करती है। जो ये पूरा 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 मिलियन पूर्व तक, अभी 12,000 मिलियन पूर्व तक, 12,000 वर्ष पूर्व तक 99% कवर करती है। इतिहासकारों ने पाषाणकालीन संस्कृति को 3 भागों में विभाजित किया है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया भी था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
नवपाषाण काल और महापाषाण काल के चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं दिखाई दी? तो ये इसका उत्तर दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में नवपाषाण, जब दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय पे, लेकिन दक्षिण भारत में हमें लोहे की वस्तुएं दिखाई दी। नवपाषाण काल युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। ओके, 33 क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के बाद प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर है राजस्थान। ओके, 34वां क्वेश्चन है। लौह युग के सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। नॉर्मल क्वेश्चन है। कुल्हाड़ी का उपयोग ही हम लोग पेड़ काटने, लकड़ी काटने के रूप में किया जाता था और इसका हथियार के रूप में भी किया जाता है। 35 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार लिया गया है? सही उत्तर है इसका गंगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम एक बार लिया गया है और यमुना नदी का जो उल्लेख है वो 3 बार है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है और महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार? अभी ऊपर ही है, एक बार। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार है और यमुना नदी का 3 बार है। वेद चारों वेदों में से सबसे छोटा या हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। जो मतलब संगीत और गीतों का जो है समावेश है, जिस वेश में, उसे सामवेद कहते हैं। इसमें लिखे हुए मंत्र और धुन लिखे हुए हैं। गीत का जनक भी इसे कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सामवेदों में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या संबंधित जानकारी है। यजुर्वेद में कर्मकांडली वेद है। निम्नलिखित में किस वेद में नृत्य कला का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना है। ऋग्वेद में एकमात्र वेद है जो बद्ध तरीके से लिखा हुआ है। रचना काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। कुल मंडल 10 हैं। कुल सूक्त 1028 हैं। कुल रचनाएं लगभग 10,600 हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गद्य और पद्य जो दोनों में लिखित है वो उसको यजुर्वेद कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक मैंने अभी बताया, वेदा संगीत गीत का जनक सामवेद है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद यंत्री भी कहा जाता है। गोपद ब्राह्मण, अभी ऊपर हम लोगों ने गोपद ब्राह्मण पढ़ा भी है। गोपद ब्राह्मण की निम्नलिखित में से किस वेद का से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। इसके नीचे ये सारे के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और षट्विश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। 41 क्वेश्चन जैसे कि है। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं में से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो उसमें प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है सूक्त। सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में 250 सूक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को समर्पित हैं। 200 सूक्त दूसरे देवता अग्नि को समर्पित हैं। 30 सूक्त तीसरे देवता वरुण को समर्पित हैं। 42 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है?
इसमें ऑप्शन देख के बताना है कौन सा नहीं है। हल्लूर, महागढ़ा, मेहरगढ़, चिरांद। तो मेहरगढ़ जो है वो इस समय वर्तमान में बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है। ओके, इसका सही उत्तर है सी। नवपाषाण कालीन स्थल हुल्लूर कर्नाटक में है, चिरांद विसाहन में है और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग बताया था रचना 3500 ईस्वी पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं जो बताया था। पहला है इतरेव ब्राह्मण और दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है। 42 क्वेश्चन है। शहर कच्छ के रण में खादिर वेद, जिसे वेट की भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो इसका सही उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ में स्थित है, जो कि कच्छ गुजरात में है। इसके खोजकर्ता जो हैं JP जोशी जी हैं, और इसमें सफ़ेद कुआं आयताकार नगर भी कहते हैं। इसे सफ़ेद कुआं और आयताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ये केवल एकमात्र ऐसा शहर है हड़प्पा सभ्यता का जो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था हड़प्पा कालीन का। तो धौलावीरा। जल प्रबंधन के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित में से किस स्थल में महास्नानागार की खोज की गई? इसका सही उत्तर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में आपको स्नानागार, महास्नानागार मिला। मोहनजोदारो से क्या क्या चीज़ें मिली वो देख सकते हैं। नर्तकी की कांच की मूर्ति, मतलब कांच की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली। काली मंगल में जुते हुए खेत और अग्नि पूजा के साक्ष्य आदि। लोथल से बंदरगाह और चावल के भी साक्ष्य मिले यहाँ से, और 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले। बनावली से मिट्टी का मिला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदारो। इसका सही उत्तर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में। और ये सिंधु नदी के किनारे थे, और इसकी खोज राखलदार बनर्जी ने 1922 में की थी। यहीं से स्नानागार मिला है, और पीछे हमने चीज़ें नृत्य की कांच की बनी हुई नृत्य की मूर्ति, पशुपति का वो सील मिली है एक। ओके, 47 क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर जो है हमारा वो गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन सही है इसका। हड़प्पा कालीन स्थित गुजरात में स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा तथा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। वेद ऋषि कपिल का संबंध किस भारतीय दर्शन से संप्रदाय से था? कपिल शाक्य। ठीक है, शाक्य और न्याय, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मैं याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा। जो गौतम भगवान थे वो न्याय करते थे, तो जो प्रमुख दर्शन है उनके प्रवर्तक थे न्याय। और योग तो पतंजलि, योग से तो पतंजलि याद ही रहेंगे। ठीक है। वैशेषिक, कुरान या उलूक, चारवाक ये तो सेम है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायन। ओके। प्राचीन शहर लोथल जो अब तक एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में से प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल से क्या मिला था हमें? लोथल से मिला था बंदरगाह, पोर्ट मिला था। एकमात्र हड़प्पा कालीन सभ्यता का शहर था, जो सिटी थी, जो जहाँ से हमें पोर्ट साइट थी, जहाँ से हमें पोर्ट मिला था, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है। और चावल के साक्ष्य भी मिले थे। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज जो की थी
RS राव ने की थी। ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है। अभी ऊपर ही पढ़ा था हम लोगों ने, 1028 सूक्त हैं टोटल। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का जनक माना जाता है? तो जो हमारे भरत मुनि थे उनको ही नाट्य शास्त्र का जनक माना जाता है। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भरत 52 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य और इसमें 18 पुस्तकों में 1,00,000 छंद हैं? इसका सही उत्तर है महाभारत वेद जो ऋषि व्यास थे उनके द्वारा लिखी गई थी। ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? तो मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है और 1028 टोटल सूक्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने जादुई मंत्रों का आकर्षण का केंद्र है? तो ये ऊपर करके आए हैं अभी हम लोग। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन है। सामवेदों में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो सॉन्ग हैं उनको, और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद में बुरी आत्माओं, बीमारियां, जादू टोना, इनसे संबंधित चीज़ें दी गई हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे इनके द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है। रामायण महर्षि वाल्मीकि, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाविज्ञानमित्रम कालिदास। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये कालिदास द्वारा लिखा गया है और ये कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। इनको भी हम साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, ऋतु संहार कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंश कालिदास, विक्रमो वंशीम कालिदास। अश्वघोष बुद्धिचरित के लेखक हैं। कल्याण राजतरंगिणी के लेखक हैं। कौटिल्य में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? कौटिल्य, इनका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखी गई है। अभी ऊपर ही देखा था, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे इनके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। बराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसमें पंच आ रहा है तो 5 खगोलीय सिद्धांतों से ये रचना संबंधित है। बराहमिहिर की अन्य रचनाएं लघु जातक, बृहत संहिता, बृहत जातक। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो इसका सही उत्तर है 1/6। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, प्राचीन प्राचीन भारत पर शासन किया? ऐसे 16 महाजनपद थे।
ओके, ये 16 महाजनपद हैं: काशी, पांचाल, कोसल, चेती, कंबोज, अस्मक, कुरु, अवंती, मल, अंग, मत्स्य, वज्जी, मगध, वत्स, सूरसेन, गांधार। इनकी राजधानियां भी हैं और आगे आएंगे तो राजधानियां भी करवाऊंगा। सिकंदर ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत में आक्रमण किया था। यूनानी शासक सिकंदर भारत में आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व किया था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर भारत में आक्रमण के समय मगध साम्राज्य में उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान में हुई थी। ओके, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो इसका सही उत्तर है उदयन। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। 63 क्वेश्चन, राजगिरी में कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो पहले मगध की राजधानी राजगिरी था, उसके बाद पाटलिपुत्र को बना दिया गया था। ओके, मगध प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से एक जो हमारा मगध था उसमें से पहले राजधानी राजगृह थी। कई वर्षों तक राजगृह ही रही, उसके बाद पाटलिपुत्र को बना दिया गया था। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली। वैशाली की राजधानी वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ओके, बी ऑप्शन। ये कुछ महाजनपद उनकी सूरसेन की जैसे मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कौशल की अयोध्या, श्रावस्ती और मगध की राजगृह, गिरिब्रज, मत्स्य की विराटनगर। और ये कितने 2 2 4 2 6 6 यहाँ है, बाकी भी 10 है, उनको भी करवा। निम्नलिखित में कौन से 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? कुरु है, कामरूप नहीं है, कामरूप नहीं, अंग है, कौशल है, ये सारे हमारे 16 महाजनपदों में से हैं। महाजनपदों में इसकी कुल संख्या 16 है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बुद्ध अंगुत्तर निकाय में और तथा भगवती सूत्र में इनका वर्णित है। ये हमारे महाजनपद 16 लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। वर्तमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के तीर्थंकर अंतिम थे? 24वें। ये कुछ महत्वपूर्ण जैन धर्म के जो वर्धमान थे उनके लिखे हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। 22वें अरस्टिनेमी और जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ। गौतम बुद्ध ने बोध में अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया? इसका सही उत्तर है पीपल, जिसे बोधि ट्री के नाम से भी जाना है। इनके जन्म को कमल एवं सांड से प्रतीक चिन्ह है। किससे प्रतीक? ये क्वेश्चन आते हैं कि बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो कमल से। ज्ञान को पीपल, बोधि वृक्ष, और गृहत्याग को घोड़ा, निर्वाण को पद चिन्ह, और महापरिमाण मृत्यु को स्तूप। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार नामक निरंजनी नदी के किनारे बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? तो अपनी जो गौतम बुद्ध की शुरुआती शिक्षा उन्होंने पाली भाषा में दी थी। गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। ओके, सबसे ज़्यादा इन्होंने कौशल राज्य में श्रावस्ती की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं एवं मठवासियों के नियमों का उल्लेख किया गया है? तो किस बुद्ध ग्रंथ में?
तो इसका धम्मपद में किया गया है। सूक्ति पिटक, इसमें बुद्ध धर्मों के सिद्धांतों का वर्णन है। विनय पिटक में इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों हेतु अनुशासित संबंधित वर्णित नियम है। अभिधम्म पिटक में इसमें बुद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या और महात्मा बुद्ध के उपदेशों सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित हैं। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए कठिन था? इसका सही उत्तर है सी, किसानों के लिए कठिन था। पंच महाव्रत, अंगुव्रत, अहिंसा, सत्य, अभिपरिग्रह, अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण भी जैन धर्म से संबंधित हैं। देखते हैं, ठीक है। जैन धर्म में 10 लक्षण, 7 शील व्रतों का भी उल्लेख है। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर 24वें अंतिम तीर्थंकर थे और 23वें पार्श्वनाथ थे हमारे, 22वें अरिष्टनेमी थे, 21वें नेमिनाथ थे, द्वितीय अजतिनाथ थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक थे क्षत्रिय। जो गौतम बुद्ध जी थे उनकी जाति क्षत्रिय थी और ये शाक्यगढ़ से संबंधित रखते थे। इनके पिता सिद्धेश्वर कपिल के शाक्यों के गढ़ राजा थे। भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में घर त्याग किया और ज्ञान की तलाश के लिए वन में रहने चले गए? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। भगवान महावीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना और दामाद का नाम था जमाली, जो इनके पहले वो अनुयायी थे। ठीक है। मृत्यु इनके पावापुरी राजगीर में हुई थी, बिहार में है जो कि, और गृह तारक ने 3 साल अपने बड़े भाई से नंदीवर्धन से आज्ञा लेके 30 वर्ष की आयु में इनकी ज्ञान प्राप्ति केवल 30 वर्ष की अवस्था में गृह तारक 12 वर्ष की कठोर अवस्था मतलब तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी रिजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे। उन्होंने भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी वो बोधि ट्री यानी पीपल के नीचे की थी और इन्होंने साल के वृक्ष के नीचे की थी। गांव का नाम भी लिखा है जम्बिक। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? बोध गया, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था। इनका जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने वज्जी तथा प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध को मुलाकात की? तो राधा गुप्त, वस्कार, अशोक। हाँ, इसका सही उत्तर है वस्कार। हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वस्कार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगृह के समीप कूट नामक पर्वत पे हुई थी। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मगध के सिंहासन के लिए राजा बिम्बिसार का उत्तराधिकारी था? बिम्बिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, वही। बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की सत्ता में वास्तविक संस्थापन माना जाता है। बिम्बिसार की हत्या ने इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। 492 ईस्वी में मगध की राजगद्दी में बैठ गया था। अजातशत्रु के समय राजगृह की
सप्तपूर्ण गुफा में प्रथम बुद्ध संगति का आयोजन हुआ? जो बुद्ध समितियां हुई थी तो प्रथम वाली इसी के समय में हुई थी। हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया? इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। हर्यक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक थे, बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु और उसका पुत्र उदयन। बिंबिसार ने हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। अजातशत्रु का उपनाम कुलिक था। इसे पितृहत्या शासक भी कहा जाता है। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था और हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन का पुत्र नअगदर्शक था। जैनियों की दिगंबर संप्रदाय तथा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है? तो इसका सही उत्तर 10 दिनों तक। जो दिगंबर संप्रदाय का पर्युषण पर्व है उसका आयोजन 10 दिनों तक का है। जैन धर्म के 2 संप्रदायों में विभक्त था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र पहनने वाले से और जो नग्न अवस्था में रहते थे उनको दिगंबर। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने की कीमतों की पत्थरों से महत्वपूर्ण था। इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह मौर्य काल से संबंधित रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? तो सही उत्तर है गांधार। सम्राट के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। कलसी शिलालेख देहरादून में, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात और मस्की शिलालेख रायपुर कर्नाटक में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल का ये ड्यूरिंग पीरियड दिया हुआ 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व तक। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? नंद राजा की पत्नी, पहला ऑप्शन। मूर एक शिकारी की पुत्री, एक यूनानी कुलीन महिला, सुभद्रागी एक ब्राह्मण की पुत्री। तो इसका सही उत्तर है मूर एक शिकारी की पुत्री। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता एक मूर थी, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा थे और इसका पीरियड 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से लगभग 24 साल शासन किया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से इसने विवाह कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा में अवशेषों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बुल्दीबाग। बुल्दीबाग पाटलिपुत्र पुरातत्विक स्थल का एक क्षेत्र है। पटना के समीप बुल्दीबाग एक कुम्हार में की गई खुदाई की लकड़ी के विशाल भवनों को अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुल्दीबाग में मौर्य साम्राज्य के समुद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी से निर्मित महल के भावावशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था।
मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक था। और इसके पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने 322 से लगभग 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और इसका लास्ट शासक बृहद्रथ था, जो 185 ईस्वी पूर्व में था। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य की अवधि जो बताई थी अभी मैंने, और चंद्रगुप्त मौर्य का ये शासनकाल और बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273। ओके। अशोक के शासनकाल की अवधि ये है 273 से 232। नोट, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 86वां क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन अब शामिल नहीं था, मुख्य रूप से शामिल था। जैसे निश्चित रूप का समर्थन किया जाता है कि एक भाग के रूप में शामिल था। तो ये जो धम्म में भगवान की पूजा थी या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की अहिंसा संहिता प्रस्तुत की, उसको अशोक के अभिलेख में धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण था। 87वें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य कब होता था? इसका सही उत्तर है अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तथा अशोक की माता सुभद्रा की थी। साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईस्वी पूर्व एक महाराज चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद, पाल वंश की स्थापना गोपाल और मुगल की बाबर। अशोक के अधिकार शिलालेख किस भाषा में लिखे थे और कौन सी लिपि थी? तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम लिखित शिलालेख का प्रचलन किया था, और अशोक के समस्त अभिलेखों में से विजय प्रशासनिक था। ओके। अशोक ने केवल 2 अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि खरोष्टी थी। मतलब 2 बाकी की सबकी ब्राह्मी लिपि थी, और इन 2 जगह के अभिलेखों को छोड़ के इनमें खरोष्टी लिपि लिखी थी। 90वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में से मुख्यतः किस भाषा और किस लिपि में लिखे? अभी तो करके आए हम प्राकृत और ब्राह्मी, 2 शिलालेखों अभिलेखों को छोड़ के बाकी सब। 91वां क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो अशोक ही है। 14 स्तंभ थे, दीर्घ स्तंभ की संख्या 7 थी। शिलालेखों बृहद शिलालेखों की संख्या 14 थी और दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल थे? तो इसकी टोटल संख्या 33 है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक सम्राट ने ही किया था, जैसे, और बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, और जो दीर्घ स्तंभ हैं उनकी संख्या 7। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? कौटिल्य, जिनको क्या कहा जाता, कौटिल्य कहा जाता है, जिनको चाणक्य, इनका अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है। 94वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के किसके अनुयायी थे? तो ये तो बुद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। ओके। अशोक का राज्याभिषेक जैसे ऊपर पढ़ा था हमने 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 8 वर्ष बाद हुआ था। 8 वर्ष में कलिंग का आक्रमण किया था,
अशोक ने देवनागरी प्रियदर्शी देवताओं का के प्रीति उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक में बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है। ये पुराना मतलब प्राचीन नाम था इसका पाटलिपुत्र, अब उसे नवीन नाम है उसका पटना। वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या के उसके प्रधान सेनापति ने की, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई? तो अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था, जो कि बृहद्रथ था, और जिसकी हत्या उसके प्रधानमंत्री ने की थी, प्रधान सेनापति ने की थी, जो क्या नाम शुंग वंश की स्थापना की थी, जिसने पुष्य शुंग ने 185 ईस्वी में इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बीड़ा उठाया था? हाँ, सबसे ज़्यादा अशोक ने ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख बनवाए, बहुत सारी चीज़ें अपने पुत्रों को भी भेजा, जाके प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रवर्तक एवं अन्य स्थानों पर भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक नाम स्थान: महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका, जो इनके बेटे और बेटी थे। महारक्षित यमन देश, सोना एवं उत्तरा सुवर्ण भूमि, मध्यम हिमालयवर्ती देश। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय की प्राप्त की थी। अभी ऊपर ही पढ़ा हमने, 8 वर्षों के बाद कलिंग की प्राप्ति की थी। कलिंग पर हमला करके उन्होंने जीता था। 13 एप्लीकेशन में कलिंग युद्ध का बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है हमें शिलालेखों में से। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 में इनका कलिंग में आक्रमण किया। हाँ, राज्याभिषेक इनका किस टाइम हुआ था? 269 में हुआ था, और इन्होंने कलिंग पर आक्रमण 261 में किया। ओके, निम्नलिखित में मौर्य सम्राटों में से किस प्रियदर्शी के नाम से अशोक को ही जाना जाता है? देवानाप्रिय और प्रियदर्शी के नाम से ऊपर हम पढ़ चुके हैं ये। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने शासनकाल के सांची का महान स्तूप बनवाया था? इसका भी उत्तर अशोक ने ही सांची को स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1989 में सांची को विश्व धरोहर स्थिति में शामिल कर लिया गया था। तो ये सीरीज हम आगे इसके आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। 200 मतलब कल आपको वीडियो मिल जाएगा इसके आगे के सारे क्वेश्चन का। और ऐसे ही मैं ये हिस्ट्री ख़त्म करूँगा, फिर सारी चीज़ें ख़त्म करते हुए चलूँगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसे ही पेशेंस का साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें करवाऊँगा, बस आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, सारी चीज़ें होंगी। और ठीक है, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो जो भी SSC GD MTS का एस्पिरेंट है उसके साथ इसको ज़रूर शेयर करना, उसको हेल्प हो जाएगी। ओके, फिर चलते हैं, चलो मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, सर्दियों में बाहर मत घूमो। ओके, इसको लाइक ज़रूर कर देना, और जिसके साथ हो सके शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके आगे की सीरीज इसी में कंटिन्यू मिलेगी आपको। ठीक है, फिर बाय।